राधे राधे। मैं विशांत शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्वांटा क्लासेस में, जहां हम क्लास 10 साइंस का कर रहे थे, चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि इसका नेम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसका लेक्चर फर्स्ट हमने कल कंप्लीट किया था। आज हम करेंगे इसका सेकंड लेक्चर। इससे पहले स्टार्ट करने से पहले हम कर लेते हैं थोड़ा चैप्टर फर्स्ट का रिवीजन। तो बच्चों, हमने क्या किया था लेक्चर फर्स्ट में? लेक्चर फर्स्ट में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ चेंजेस, जिसके अंदर हमने स्पेशली किया था फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। कौन से चेंजेस? फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। अच्छा, तो फिजिकल चेंजेस क्या होता है बच्चों? एक बार रिपीट करोगे क्या? यस, वेरी गुड। फिजिकल चेंजेस होता है जिसमें किसी भी सब्सटेंस की कौन सी प्रॉपर्टीज चेंज होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। एंड केमिकल चेंजेस होता है जिसमें किसी भी सब्सटेंस की कौन सी प्रॉपर्टीज चेंज होती है बच्चा? केमिकल प्रॉपर्टीज। और इसके बाद हमने किया था टाइप ऑफ रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, उसके बेस पे हम आगे चल रहे हैं। अच्छा, ध्यान देना, आज हम करेंगे क्या? कंपोनेंट्स ऑफ ए रिएक्शन। जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो देखना, फर्स्ट कंपोनेंट है जिसका नेम क्या है? रिएक्टेंट। फर्स्ट कंपोनेंट का नेम क्या है? रिएक्टेंट। तो बच्चा, रिएक्टेंट क्या होते हैं? रिएक्टेंट होते हैं जो किसी भी रिएक्शन में लेफ्ट साइड पर राइट किए जाते हैं। कौन सी साइड पर? लेफ्ट साइड पर। मतलब कि अगर मैं कह रहा हूं कि मेरी कोई रिएक्शन अपीयर हो रही है, तो जो उसमें रिएक्शन लिखते समय लेफ्ट साइड पे मैं नोट करूंगा, वो क्या है? मेरे रिएक्टेंट। एंड क्या है रिएक्टेंट्स? रिएक्टेंट है इनिशियल सब्सटेंस। इनिशियल सब्सटेंस। इनिशियल सब्सटेंस है जो कि किसी रिएक्शन में पार्ट लेने वाले हैं। तो उन सभी सब्सटेंस जो कि क्या है, किसी रिएक्शन में पार्ट लेने वाले हैं, उनको आप रिएक्टेंट करोगे। एंड इसको नोट कहाँ करोगे? लेफ्ट साइड में। जो आपकी रिएक्शन है उसके कौन सी साइड पे नोट करोगे? लेफ्ट साइड में। सेम चीज प्रोडक्ट क्या होते हैं? अब प्रोडक्ट क्या होते हैं भाई, हमें नहीं पता। तो प्रोडक्ट क्या होते हैं जिसको हम नोट करते हैं हमारी रिएक्शन में? कौन सी साइड पे? पहली बात तो हम अपनी रिएक्शन में नोट करते हैं राइट साइड पर। कौन सी साइड पर? राइट साइड पर। सेकेंड थिंग, इंपॉर्टेंट बात, ये इनिशियल सब्सटेंस है, तो ये कौन से सब्सटेंस होंगे? फाइनल। ये कौन से सब्सटेंस है? फाइनल। और इनिशियल सब्सटेंस में जो चेंज हो रहा है, उसी के बेस पे हमने कहा था क्या कि ये केमिकल रिएक्शन है या फिजिकल रिएक्शन है। और जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी प्रॉपर्टीज को हमने मद्देनजर रखते हुए, मेजर करते हुए हमने कहा कि अच्छा, इस सब्सटेंस में फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हुआ है तो ये फिजिकल रिएक्शन है, फिजिकल टाइप ऑफ का चेंज है। और सेम चीज जो हमने कहा कि अगर उसमें केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, like change in temperature, change in precipitate, change in color, चेंज इन स्टेट, मतलब फिजिकल एंड केमिकल दोनों, तो हमने उसको क्या कहा? केमिकल रिएक्शन कहा। अच्छा, रिएक्शन एरो क्या होती है? अब हमें तो नहीं पता। रिएक्शन ऑफ एरो क्या होती है? रिएक्शन एरो बताती है हमें टाइप ऑफ रिएक्शन। ये होती है दो टाइप की, एक यूनिडायरेक्शनल और एक होती है क्या हमारी? बाई डायरेक्शनल। अब ये क्या होता है सर? तो सुनना ध्यान से। यूनिडायरेक्शनल बताती है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन की रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है? कि अगर मैं बात कर रहा हूं, मेरे पास में एक रिएक्शन एरो है, तो मैं इसके लेफ्ट साइड पे क्या नोट कर रहा हूं? रिएक्टेंट। क्या नोट कर रहा हूं? रिएक्टेंट। एंड राइट साइड पे क्या नोट कर रहा हूं? प्रोडक्ट। क्या नोट कर रहा हूं? प्रोडक्ट। ये चीज याद रहेगी क्या बच्चों? बड़े ध्यान से याद रखना। सेकेंड थिंग, दो टाइप की है। मतलब ये बता रही है, ये जो सिंगल साइड का एरो है जो यूनिडायरेक्शनल है, ये बता रहा है कि हमारी रिएक्शन इरिवर्सिबल है। याद आ रहा है क्या कुछ? हमने कहा था कि जो फिजिकल चेंज है वो रिवर्सिबल होते हैं। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा। फिर हमने कहा था जो केमिकल चेंज है वो इरिवर्सिबल होता है। केमिकल रिएक्शन इरिवर्सिबल होती है। फिर मैंने कहा था यूजुअली, ज्यादातर, मोस्टली। तो वही चीज, ये क्या है? डायरेक्शन बता रही क्या? यूनिडायरेक्शनल क्या बता रही है? ये बता रहा है हमारी कि क्या है, ये इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल है रिएक्शन। और ये बता रहा है क्या कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये रिएक्शन क्या है? रिवर्सिबल है। क्या ये चीज क्लियर है क्या आपको? यस और नो? अच्छा, अपने जो ओपिनियन है वीडियो की रिगार्डिंग, कि अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप जरूर कमेंट करके बताइए करें, ताकि हम उसमें सुधार कर सके। अच्छा, सेकंड आती है थिंग कैटालिस्ट। क्या आती है? कैटालिस्ट। ध्यान से देखना, कैटालिस्ट क्या होते हैं? द सब्सटेंस
which can't take part in a reaction। अरे भाई, जब रिएक्शन में पार्ट ही नहीं ले रहे तो फिर यूज ही क्यों हो रहे? इसलिए यूज हो रहे बिकॉज इट इंक्रीज और डिक्रीज, it increase or decrease the rate of reaction, the rate of reaction। बात समझ आई क्या? हाँ या ना? मतलब ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं कि रिएक्शन की स्पीड क्या है, कितनी जल्दी होगी, आज में हो जाएगी या 3-4 दिन लगेंगे। तो ये सब क्या कर रहे हैं, कौन डिसाइड कर रहे हैं? कैटालिस्ट। कौन डिसाइड कर रहे हैं? कैटालिस्ट। अच्छा, तो हमारा पहला डाउट ये आता है, सर हमने जब भी रिएक्शन देखी है, जैसे कि हमें याद आ रही है फोटोसिंथेसिस, आ रही है नहीं आ रही? हमने जब फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन देखी थी तो हमने कहा था सर कि CO2 प्लस H2O क्लोरोफिल के अंदर सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं? C6H12O6 प्लस O2। ध्यान से देखना। तो सर ये क्लोरोफिल और ये जो सनलाइट है, क्या ये भी कैटालिस्ट है क्या? यस और नो, जल्दी बताओ। नहीं, कैटालिस्ट वही सब्सटेंस हैं जो क्या हो रहे हैं, रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं। रिएक्शन में क्या कर रहे हैं? पार्ट ले रहे हैं। और जो अदर कंपोनेंट आ गए, ये कैटालिस्ट नहीं है, बट ये फिजिकल कंपोनेंट हैं जो क्या कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन। कैटालिस्ट दो टाइप के होते हैं, अगर तो वो केमिकल है, सब्सटेंस है जिसको हमने उसके अंदर ऐड किया है, केमिकल सब्सटेंस है ना। अब वो बायो कैटालिस्ट भी हो सकते हैं, आपके एंजाइम्स, आप फूड में पढ़ते हो है ना, पेप्सिन टाइप का, या फिर कहा जाए कि आपके और भी डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स हैं, पेनक्रियाज हो गया, ऐसे ये सब क्या है, बायो कैटालिस्ट है। और चीज सुना, पेनक्रियाटिक जूस है ना। अच्छा सुनना, तो ऐसे और केमिकल सब्सटेंस जैसे कि हमारे बहुत सारे, अभी हम आएंगे चैप्टर में आगे तब हम करेंगे। अगर आप एग्जाम्पल कह ही रहे हो तो मैं एक एग्जाम्पल लिखवा देता हूँ आपको, जैसे कि K2Cr2O7, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या नेम है इसका? पोटेशियम डाइक्रोमेट है। ये चीज समझ आई क्या? और याद रखना बिल्कुल, प्रेशर, टेम्परेचर ये कैटालिस्ट नहीं है, लेकिन ये फिजिकल क्वांटिटीज है जो डिसाइड कर रही है रेट ऑफ रिएक्शन, जो क्या कर रही है, डिसाइड कर रही है रेट ऑफ रिएक्शन। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम करते हैं हमारी सेकंड स्लाइड को। देखना बच्चों, अब हम लिख रहे हैं केमिकल इक्वेशन। सर ये केमिकल इक्वेशन क्या होती है? हम तो चेंज पर थे, चेंज से रिएक्शन पर है। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ध्यान से समझना, द राइटिंग पैटर्न ऑफ अ रिएक्शन। क्या बात चल रही है? द राइटिंग पैटर्न ऑफ अ रिएक्शन, रिएक्शन को राइट करने का पैटर्न आर नोन एज केमिकल इक्वेशन। सॉरी बच्चों, यहां एक चीज एडिट कर लेना, क्या? केमिकल, केमिकल क्या? कि द राइटिंग पैटर्न ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, द राइटिंग पैटर्न ऑफ अ केमिकल रिएक्शन आर नोन एज केमिकल इक्वेशन, आर नोन एज केमिकल इक्वेशन। मतलब क्या हुआ हमारा, कि कोई भी रिएक्शन हो रही है, लाइक हमने लिखा क्या, कि जो वुड है हमारी, उसको हमने क्या कर दिया, बर्न कर दिया। क्या कर दिया? बर्न। तो ये भी तो इक्वेशन हुई। यस और नो? यस सर। तो क्या हुआ, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको ये लिखेंगे ना, वुड मींस कार्बन बर्न हो रहा है या फिर कार्बन का कोई प्रोडक्ट हो रहा है। हमने वुड की जगह कंसीडर कर दिया एक बार, हम हमारे को इजी हो जाए इसलिए हमने कर दिया क्या, कोल। हमने कहा कार्बन की बर्निंग हो रही है, मतलब कार्बन प्लस क्या कर दिया हमने, ऑक्सीजन। कार्बन प्लस क्या कर दिया, ऑक्सीजन। यहां लिखिए हमने कार्बन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। तो इसको हमने क्या कहा, क्या बना? हमें तो पता है सर, कोल बर्न होगा तो राख बचेगी, ऐश। क्या बना बचा? ऐश। किसका ऐश? कार्बन ऐश। किसका ऐश? कार्बन ऐश। हाँ, तो इसी को लिखने का जो पैटर्न है उसी को हम क्या कह रहे हैं, इक्वेशन। क्या कह रहे हैं बच्चों? केमिकल इक्वेशन। तो देखना, अब ये जो केमिकल इक्वेशन होती है इसके भी दो टाइप हैं, इसके भी दो टाइप हैं। ऑन द बेसिस ऑफ राइटिंग, ऑन द बेसिस ऑफ राइटिंग, राइटिंग के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ राइटिंग, राइटिंग के बेस पे बात कर रहा हूं मैं इसकी। और दूसरी बात कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंसिंग। ये बैलेंसिंग क्या होता है, चलो जब आएगा तब कंटिन्यू करेंगे,
जब आएगा तब कंटिन्यू करेंगे बैलेंसिंग में। तब तक हमें समझना है क्या, ऑन द बेसिस ऑफ राइटिंग, लिखने के बेस पर, याद रखना। अब लिखने के बेस पे फर्दर ये क्या दो टाइप की है, ये भी एक को आप कह रहे हो वर्ड इक्वेशन, क्या कह रहे हो, वर्ड इक्वेशन। वर्ड मींस आपने सब कुछ वर्ड में डाटा दिया, सारा डाटा किसमें दिया है, वर्ड में। अच्छा, मतलब कि हमारी जो एक्टिविटी 1.1 है बुक में, फर्स्ट एक्टिविटी, जहां क्या लिखा है, अच्छे से लिखा है, व्हेन यू बर्न अ मैग्नीशियम रिबन, तो मैग्नीशियम रिबन को आप बर्न कर रहे हो, तो उससे पहले उसको सैंड पेपर से अच्छे से क्लीन करते हो। तो जब हम वो करेंगे तब हम बात करेंगे क्या कि क्यों नीड है मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करने की बिफोर बर्निंग इन एयर। लेकिन उससे पहले देखो, मैग्नीशियम को हम बर्न कर रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस दे रहे हो, ऑक्सीजन की क्या कर रहे हैं, प्रेजेंस दे रहे हैं, और इससे बन गया ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन रही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मींस मैग्नीशियम ऐश। क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऐश। अच्छा, ध्यान देने वाली बात ये, मैग्नीशियम ऐश बन गया, लेकिन डाटा कुछ इनकम्प्लीट लग रहा है। मैग्नीशियम कितना लिया हमने, ऑक्सीजन कितना लिया, और मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना बना भाई, ये तो इनकम्प्लीट डाटा हो गया। क्योंकि इस बेस पर हम नहीं कह सकते कि हमारी इक्वेशन जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो कर रही है। याद आ रहा है कुछ 9th का, हमने कहा था कोई भी केमिकल इक्वेशन हो, जब भी वो कंप्लीट होगी, कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी, तो ऑलवेज फॉलो करिए क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहाँ डाटा इनकम्प्लीट है, तो इसी को हम लिखने के पैटर्न में थोड़ा सा और चेंज करते हैं। और मैग्नीशियम को अगर मैं लिख दूं क्या, Mg, ऑक्सीजन को क्या लिख दूं साथ में, O2, और जो मेरा बैलेंसिंग के बाद में बनेगा प्रोडक्ट MgO। तो हमें पता लगा कि एक मैग्नीशियम के साथ में सिर्फ और सिर्फ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, 2 नहीं। इट मींस, बात समझ आ रही है क्या, और ये बहुत सारी चीजें साथ में और क्लियर कर रहा है क्या, मैग्नीशियम कितना लिया, ऑक्सीजन कितनी ली, और जो प्रोडक्ट बना है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। क्योंकि आपको एक चीज याद आ रही होगी, कौन सा सर, ये वाला, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म वाटर। हाँ सर, याद तो आ रहा है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वाटर में कितने हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन, क्या हमें डाटा मिल रहा है क्या, यस और नो, नहीं मिल रहा ना। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं H2, इसको लिखते हैं O2, और ये फॉर्म करता है क्या, H2O। तो हमें पता लगता है एक ऑक्सीजन के साथ में 2 हाइड्रोजन कंबाइंड होते हैं। तो मतलब कि इनके कॉम्बिनेशन प्रोपोर्शन का एक्यूरेट डाटा सेकंड टाइप की इक्वेशन देती है, जिसको आप क्या कहते हो बच्चों, जिसको आप कहते हो सिंबॉलिक इक्वेशन, जिसको आप क्या कहते हो, सिंबॉलिक इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन बच्चा, राइटिंग पैटर्न के बेस पर सेकंड टाइप की कौन सी है, सेकंड टाइप की है हमारी सिंबॉलिक इक्वेशन, सिंबॉलिक इक्वेशन। तो चलो बच्चा स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर हम इसमें सेकंड टाइप की सिंबॉलिक इक्वेशन को करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम केमिकल इक्वेशन को समझना। देखना, सिंबॉलिक इक्वेशन की बात करें, हम सिंबॉलिक इक्वेशन को समझते हैं। जैसे कि मेरे पास में कोई एग्जांपल है, मैंने लिया कार्बन प्लस ऑक्सीजन, क्या लिया, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये क्या फॉर्म कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। या फिर मैंने एग्जांपल लिया क्या, बहुत सारे एग्जांपल है हमारे पास, लाइक मैंने ले लिया, कौन सा एग्जांपल लिए आप बताओ जल्दी से, यस और नो, ठीक, वेरी गुड। एक एग्जांपल आपने बताया क्या, सर कॉपर लो ना, कॉपर प्लस क्या यूज के, ओके, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, ये क्या फॉर्म कर रहा है, सर हमें नहीं पता, फिर भी चलो ठीक, कॉपर सल्फेट, प्लस में क्या है जी, प्लस में है कॉपर, नहीं नहीं हाइड्रोजन, कहाँ गलती कर रहे हो, देख के बोला करो, ठीक। अब हम इन 2 एग्जांपल से समझते हैं सिंबॉलिक क्यों जरूरी है और क्यों नहीं। ध्यान से देखना, बात करता हूं कार्बन की, कार्बन को मैंने सिंबल दिया CO2, क्या बना, CO2, क्या बना, CO2, मैंने इसको ही क्या करा, सिंबल में लिख दिया। अच्छा, से मैं बात करूं किसकी, कॉपर सल्फेट की, Cu,
क्या है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो क्या बना CuSO4, और क्या बना साथ में हाइड्रोजन गैस। दो बातें देखना ध्यान से। मेरे को क्या पता कि सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर के साथ में हाइड्रोजन ऑक्सीजन है या नहीं, सल्फ्यूरिक है सर तो सल्फर ही होगा सिर्फ, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी तो है साथ में, और देख सकते हो प्रॉपर फॉर्मूला सेम, हाइड्रोजन बना। अब हाइड्रोजन H भी तो हो सकता है, जरूरी है कि H2 हो। तो यही चीजें, छोटी छोटी चीजें कि किस रिएक्शन में कितने कंपोनेंट्स पार्ट ले रहे हैं, कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, कितने के रिएक्टेंट हैं, कितने के प्रोडक्ट हैं, इन सब की वैल्यू, और जो बन रहा है फॉर्मूला कॉपर सल्फेट CuS भी तो हो सकता था, CuSO4 ही क्यों है, सल्फेट का फॉर्मूला SO4 ही क्यों है। तो ये चीजें हमें समझ आती है का जब हम इसके लिखते हैं क्या सिंबॉलिक इक्वेशन। क्या लिखते हैं बच्चा, सिंबॉलिक। जब हम इनको सिंबल्स में पढ़ते हैं तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे लिए पढ़ना इजी हो जाता है। क्या हो जाता है, इजी। यही कारण है कि हम इसको करते हैं इस अकॉर्डिंग। बात समझ आई क्या, हाँ या ना। अगर समझ आई हो तो बोलो सर आगे चलिए, जल्दी बोलो, क्या बात आ गई समझ या नहीं आई। अच्छा आगे, अच्छा हम और एग्जाम्पल करते हैं कुछ। इसी के हम कुछ और एग्जाम्पल करते हैं, जैसे सर एसिड के कोई और एग्जाम्पल करवाओ ना। सुनो, मैंने लिया सोडियम, कौन सा मेटल लिया, सोडियम। जब मैंने इसके साथ में करवाया क्या HCl को रिएक्ट, सोडियम प्लस क्या लिया मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा ठीक है सर, क्या बना, यहां बना सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन। अच्छा ठीक, अब इसका देखना सिंबॉलिक कितना आसान है, सोडियम मीन्स Na, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स HCl। क्या आ जाएगा हमारा बच्चा, HCl। प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा NaCl प्लस में H2। अच्छा हमें सोल्ट का फॉर्मूला पता लग गया ना, एक सोडियम के साथ में एक क्लोरीन, एक सोडियम के साथ में एक क्लोरीन। कैसे फॉर्मूला पता लगेगा, जब हम इनको सिंबल्स में लिख रहे हैं। किस में लिख रहे हैं बच्चा, सिंबल्स में। इसी चीज को हम क्या कह रहे हैं, सिंबॉलिक इक्वेशन। क्या कह रहे हैं, सिंबॉलिक इक्वेशन। क्या कह रहे हैं बच्चा, सिंबॉलिक इक्वेशन। एक बार और फिर इसी को देखना वापस से ध्यान से। क्या बात कर लूं मैं कि मेरे पास में क्या है, मेरे पास में है, एग्जाम्पल ले रहा हूं वापस से देखना बच्चा। क्या एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं आप, देखना जरा ध्यान से। मैंने लिया सोडियम प्लस क्या है मेरे पास में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बन रहा है मेरे पास में सोल्ट प्लस में हाइड्रोजन, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बन रही है। सोडियम, सोडियम क्या है मेरा Na, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मींस HCl, और क्या है सोल्ट NaCl प्लस H2। मेरे को पता लग रहा है कि जब भी हाइड्रोजन गैस लिखा जाएगा तो H2 लिखा जाएगा, प्रैक्टिस से पता लग रहा है ना। सेम चीज सोल्ट, अब सोल्ट कौन सा हो गया सर, ब्लैक सोल्ट है हमारा काला नमक, रॉक सोल्ट। अच्छा ये टेबल सोल्ट है या कोई और ही सोल्ट है उस चीज का, तो देखो पता लगना है जब भी सोडियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करेंगे तो भैया मेरा टेबल सोल्ट ही बनेगा। कैसे पता लगा, फॉर्मूलास को लिख के। किसको लिख के, फॉर्मूलास को लिख के। अच्छा मेरे को सोल्ट की जगह सोडियम सोल्ट लिख के दे देता है, ये सोडियम सोल्ट लिख देता, तो भी मेरे को क्या पता कि सोडियम सोल्ट में सोडियम के साथ में और कौन है। तो इस चीज का क्लैरिफिकेशन कौन कर रहा है मेरे को, कौन बता रहा है मेरे को प्रॉपर, ये राइटिंग पैटर्न, ये इसका राइटिंग पैटर्न जो क्या है सिंबॉलिक इक्वेशन। क्या है बच्चा, सिंबॉलिक इक्वेशन। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट, अब हम चलते हैं हमारी इक्वेशन राइटिंग पैटर्न पर, या फिर रिएक्शन के राइटिंग पैटर्न में, जिसमें हमने करा था इक्वेशन। इक्वेशन के बाद में हमने उसी को कहा था क्या, केमिकल रिएक्शन को हम दो टाइप से लिखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ राइटिंग पैटर्न एंड ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंसिंग। जिसमें हमने क्या करी अभी बात, हमने बात करी कि बेसिस ऑफ राइटिंग पैटर्न, जिसमें हमने कहा कि हमने उसको वर्ड इक्वेशन एंड सिंबॉलिक इक्वेशन में डिफाइन किया। अब हम इसको और आगे लेके चल रहे हैं और हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंसिंग। बैलेंसिंग के बेस पर, तो बच्चा ध्यान रखना बैलेंसिंग के बेस पे हमारी जो इक्वेशन है ये दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है बच्चा, टू टाइप की होती है। एक जिसको आप कहते हो स्केलेटल इक्वेशन,
और एक जिसको आप कहते हो क्या, बैलेंस्ड इक्वेशन। क्या कहते हो, बैलेंस्ड इक्वेशन। जब आप बात कर रहे हो स्केलेटल इक्वेशन की, किसकी बात कर रहे हो, स्केलेटल इक्वेशन, तो याद रखना क्या कि एग्जांपल से करते हैं, सबसे आसान है ना। देखो आपके पास में हाइड्रोजन है, आपके पास ऑक्सीजन है, एंड क्या बन रहा है आपके पास में, वाटर। क्या बन रहा है, वाटर। मेरे पास में दो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन के, बात समझ आ रही है क्या। हाइड्रोजन कितनी है, 2। वाटर में भी हाइड्रोजन कितनी है, 2। सही है बात सर। ऑक्सीजन कितनी है, 2। ऑक्सीजन तो 1 है सर, एक ऑक्सीजन कहाँ गई। अब मुझे खुद बताओ, आपने घर पे चाय बनानी है, मान क्या बनानी है, चाय, टी बनानी है, आप टी मेक करनी है। उसके लिए आपने कुछ अमाउंट ऑफ शुगर ली, कुछ अमाउंट ऑफ मिल्क लिया, कुछ अमाउंट ऑफ टी लीव्स ली। अच्छा, अब क्या जो टोटल है आपके पास में जो रिजल्ट आया, तो क्या उसके और जो आपने रिएक्टेंट लिए थे दोनों के क्या मास में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया क्या। तो क्या आप कैलकुलेट करोगे अगर मास, तो दोनों का इक्वल आएगा। हाँ कुछ आप नहीं सर कम हो गया, लेकिन अगर आप ध्यान दो तो वो तो जो स्टीम वेपराइज हुई है वो है। बात समझ आई क्या। ये वैसे ही बात है कि यहाँ पर जो एक तरीके से कहा जाए फ्रॉड चल रहा है, एटम्स का क्या चल रहा है, फ्लोर चल रहा है कि एक दो गायब कर रहे हैं। ये वैसे ही हो गया कि आपको मम्मी ने क्या क्या, कि माता ने क्या कहा कि 100 रुपए हैं, जाओ बाजार से सामान ले आओ। आपने कहा कि मैं 10 रुपए वाला तो पेन ले आया, 10 रुपए वाला क्या ले आया, पेन। और 30 रुपीज वाला क्या ले आया मैं, नोटबुक। क्या ले आया, नोटबुक। क्या ले आया, 30 रुपीज की नोटबुक। याद देखना ध्यान से। मम्मी ने कहा कितने रुपए बचे, कई रुपए तो नहीं बचे। अब फिर मम्मी करेगी पिटाई कि बाकी रुपए कहाँ गए, कितने रुपीस का फर्क आ गया, 60 का। कितने का फर्क आ गया, 60 का। अब गलती क्या रही आपकी, आपकी गलती ये रही कि आपने बताया नहीं कि मैं नोटबुक कितनी लाया हूं और पेन कितने लाया हूं। सही बात है ना। अगर आपने मम्मी को बता दिया कि मैं 30 रुपीज वाली 3 नोटबुक्स लाई, कितनी नोटबुक्स, 3, एंड 10 रुपीज वाला पेन कितना, 1। देखना जरा, 30 मल्टीप्लाई हो गया 3 प्लस 10, क्या आएगा, 10 प्लस 90 इज इक्वल टू 100 रुपीज। यस और नो, बात समझ आ रही है क्या आपको। मतलब कि ये बात है कि हिसाब देना जरूरी है कि आपने कितने सामान लिया है और रिएक्टेंट कितने हैं, प्रोडक्ट कितने, वो बताना जरूरी है। अगर आप नहीं बता रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फ्रॉड। देखना ऐसे क्या होता है, स्केलेटल इक्वेशन में होता है, किसमें होता है, स्केलेटल इक्वेशन। क्या होता है, द मास ऑफ रिएक्टेंट, सॉरी इसको एटॉमिक को कट करना, द एटॉमिक मास भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है, एटॉमिक मास भी लिख सकते हो। क्या है, एटॉमिक मास ऑफ रिएक्टेंट आर नॉट इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट और एटॉमिक मास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब कि हमने एटॉमिक इसलिए कट किया क्योंकि रिएक्टेंट मोर देन 2 है, प्रोडक्ट भी क्या है, कंपाउंड है। अच्छा, द मास ऑफ रिएक्टेंट आर नॉट इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। जो नंबर है, जो मास है, वो क्या इक्वल नहीं है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड पे। इसी वजह से हमने इसको क्या कहा है, स्केलेटल इक्वेशन। और आपको ही पता है अगर मास इक्वल नहीं है, इट मींस इट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहे। जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, याद रखना क्या कह रहा हूं मैं, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। एटॉमिक मास क्या होता है जरा बताओ, चलो कैलकुलेट करते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, क्या होता है 1, और हाइड्रोजन कितने हैं 2, इट मींस इसका एटॉमिक मास हो गया 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है कितना होता है 16, और कितने हैं 2, मींस 32। और इधर कितना आ गया हमारा 2 प्लस 16, इसका कितना 2 प्लस 16 कितना आ गया 18, 18 म्यू, 32 म्यू, 2 म्यू। अच्छा, यहां तो मेरा सम आ रहा है 34 म्यू और यहां आ रहा है 18। मास में डिफरेंस आया या नहीं आया, आया। इसी को मैंने कहा क्या, इट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है जो मास है हमारा, मास नाइदर be created, neither be created nor be destroyed during a chemical reaction. Chemical reaction
मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन के टाइम पे मास ना तो क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है। अरे भैया यहाँ तो डिस्ट्रॉय हो गया, क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, और डिफरेंस भी 16 का आया है, 16 म्यू का आ गया ना डिफरेंस, यस सुनो। तो इसी को आप क्या कहते हो, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन विच डू नॉट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेम हम एक और एग्जांपल करते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम एश, हमने बात करी वही बात, मैग्नीशियम कितना 1, मैग्नीशियम कितना 1, ऑक्सीजन 2, बट हियर इज ओनली 1। तो ये क्या होता है हमारा स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। आप मुझे बच्चों इस इक्वेशन का एटॉमिक मास कैलकुलेट करके कमेंट में बताओगे, जल्दी से बताना। अच्छा अब सुनना ध्यान से, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है। बैलेंस्ड इक्वेशन बैलेंस्ड है, बता ही रहा है कि सर इसमें तो बैलेंस्ड है काम, बैलेंस्ड है, चलो चेक करते हैं। हमने सही सेम एग्जांपल लिया है यहाँ पर भी, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। कैलकुलेट करते हैं, हाइड्रोजन कितने हैं 2 2 4, हाइड्रोजन कितने 2 2 4, ऑक्सीजन कितने 2 ऑक्सीजन। अब आप कहोगे सर ये जो 2 है जो कोफिशिएंट प्लेस पर है ये तो सिर्फ हाइड्रोजन के आगे है, ऑक्सीजन के आगे थोड़ी है। तो थोड़ा सा मैथ लगाओ, आपको पता होगा कि इसको हम ब्रैकेट में रख रहे हैं और ब्रैकेट के बाहर कोफिशिएंट प्लेस पर कोई डिजिट है तो उसका मल्टीप्लाई दोनों से होगा। तो ऑक्सीजन भी कितने हुए 2, ऑक्सीजन कितने 2। सर ऐसे तो बता दिया आपने, अब जरा सेम इसी तरीके से बताओ। तो इस तरीके से भी कर लेते हैं बच्चा, देखना जरा, इस तरीके से भी हम इसको कर लेते हैं। देखें भैया क्या हाल है, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। ध्यान से देखना, हाइड्रोजन क्या एटॉमिक मास 1, कितने हैं टोटल 4, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, कितने हैं टोटल 2, कितने हो गए ये 30, यस 32, और ये कितने हो गए 4, कितने हो गए बच्चा 4। इनका सम कितना आया 36, कितना आया 36। अच्छा इनका भी देख लीजिए जरा, वही बात, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, कितने हैं 4, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, कितने हैं 2, अभी बताया ना आपको कैसे 2। अच्छा हाइड्रोजन का 4 प्लस 62 32, कितना हुआ सर 36 म्यू, 36 म्यू। अच्छा हमारा आंसर दोनों तरफ 36 म्यू आ गया, इसका मतलब एटॉमिक मास क्या हो गया दोनों तरफ बराबर। इट मींस ये फॉलो कर रहे हैं क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या फॉलो कर रहे हैं बच्चा, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बात समझ आ रही है क्या, हाँ है ना। अच्छा अब आ जाओ इधर, द एटॉमिक मास ऑफ अ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स का एटॉमिक मास आर नॉट आर इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के मास के क्या है इक्वल, रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के क्या है इक्वल। रिएक्टेंट का मास किसके इक्वल है, प्रोडक्ट के मास के। इसी को आप क्या कह रहे हो, इसी को आप कह रहे हो क्या बैलेंस्ड इक्वेशन। क्या कह रहे हो बच्चा, बैलेंस्ड इक्वेशन। क्या कह रहे हो, बैलेंस्ड इक्वेशन। अच्छा सेकंड थिंग और देखना, इट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या ये चीज क्लियर है क्या, यस और नो, हाँ या ना। अपना रिप्लाई कमेंट में जरूर देना है कि सर हमें जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाला कॉन्सेप्ट है या फिर स्केलेटल इक्वेशन और बैलेंस्ड इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट है ये समझ आ गया है। और अगर समझ नहीं आया तो भी रिप्लाई देना है, ताकि मैं आपको वापस से इस टॉपिक को अच्छे तरीके से और ट्राई करूंगा समझाने का। बाकी इससे बेस्ट तरीका मेरे को नहीं लगता कोई होगा, फिर भी अगर होगा तो हम ट्राई करेंगे। आप अपना कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। ओके इसका स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में। और एक खास बात कि आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो जाना है, जहां पर आपको यूट्यूब क्लासेस के बारे में एंड स्टडी मटेरियल वेबसाइट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेगी। खास बात क्या है कि आपको क्लास 10th का सारा स्टडी मटेरियल हमारी वेबसाइट्स पर अवेलेबल है, वहां पर मिल जाएगा वेबसाइट के ऊपर, जहां पर आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज नोट्स,
क्वेश्चन पेपर एंड क्विजेस, याद रखना चैप्टर वाइज नोट्स बहुत ही डिटेल के साथ बनाए गए हैं और शॉर्ट नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, साथ ही साथ प्रीमियम नोट्स भी मिल जाएंगे। जो शॉर्ट नोट्स हैं वो सभी के सभी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आप जरूर विजिट करो और अपनी रिव्यू जो है वो जरूर हमें प्रोवाइड करो। सेकंड थिंग, क्वेश्चन पेपर भी सबके क्या है मिल जाएंगे आराम से, आपको इससे अपनी प्रैक्टिस का पता लग जाता है कि आप स्कूल में या किसी भी इंस्टीट्यूट में क्या करते हो, मैक्सिमम अपने कितने के एफर्ट्स दे सकते हो, कितने के टेस्ट दे सकते हो। यहाँ पर आपको मैक्सिमम अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके अपनी तैयारी को चेक करने का अच्छा मौका मिलेगा। सेकंड थिंग, क्विज क्विज स्पॉट आपको मिलेगा 24/7, मतलब जब चाहो तब, रात में नींद नहीं आ रही है चलो क्विज लगा लिया, सुबह उठे मन नहीं हो रहा कुछ भी पढ़ने का चलो क्विज लगा लिया, 24/7 और अनलिमिटेड क्विज, और हर बारी आपको नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बात समझ आई क्या? हाँ या ना? और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपको ऐसे ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट देते रहे। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे।